श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं ले जाता हूं हर क्षेत्र, हर कॉलोनी, हर इलाके और उठाता हूं आपकी आवाज़। तो हो सकता है अगली बारी आपकी। आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे लोकप्रिय समाजसेवी राजकुमार जी के बीच में। राजकुमार जी दलित समाज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने वो इतिहास का पन्ना देखा है जहाँ पे इनको आज भी ऐसा लगता है कि कुल 90% लोग समझते हैं और 10% लोग समझते हैं और 90% लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कि बाबा साहब को तो समझ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को तो समझ रहे हैं, लेकिन उनके संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं हम राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो पूरा परिचय जानना चाहिए। स्वागत है जी। और पूरा परिचय मेरा ये है कि मैं राजकुमार स्ट्रक्चर इंजीनियर MCDC ऑन पैनल पे हूँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर भी हूँ जी जी। और अपना ऑफिस है जहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ। जी। बाकी समाज सेवी के रूप में मैं गुरु रविदास मंदिर B ब्लॉक मंगोलपुरी का प्रेसिडेंट भी हूँ और जय भीम मिशन का भी मैं एक मेंबर हूँ, जहाँ पे बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगा रहे हैं हरे गली। जी जी। तो वहाँ पे 6000 गज जमीन ले करके हमने बुद्ध उपासना का एक वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें भारतवर्ष में दलित समाज को एकजुट होने की ज़रूरत भी है और उस ज़रूरत होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में और बाबा साहब की तस्वीर में आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि उनके विचारों में नहीं जाओगे। आप विचार उनके ये हैं कि आप जितने भी पाखंडवाद जो मंदिर उसको पूजने के लिए जाते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। अगर आप उनकी घंटी बजाने की बजाय अगर स्कूल की घंटी बजाओगे तो शायद आपका IAS PCS बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, जज बन सकते हो। अगर मंदिर की घंटी बजाओगे तो सिर्फ भिखारी बनोगे, जैसे वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी हैं, वो सिर्फ आपके दान पे ही जिंदा रहते हैं। वो उनको कोई नहीं आता। अगर भगवान के अंदर इतनी शक्ति होती, मूर्ति के अंदर इतनी शक्ति होती, तो पुजारी को वहाँ हमारे से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मांगना ही है तो आप स्कूल और में जाओ, शिक्षा में जाओ और समाज के बिजनेस में जाओ, बिजनेस करो, अपना होल्ड करो, क्योंकि समाज जो है ना बहुत बिखर रहा है और इस वजह से उसका जो है डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउनफॉल इसी तरह होता रहा तो हमारा वो दिन दूर नहीं जब हमारी कमर में झाड़ू और गले में हांडी से फिर से ना लटका दी जाए। माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी माहौल को देखते हुए हमें सारे अपने दलित भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि वो इस बात को समझें और इस बात को समझें और समझाने का प्रयत्न करें कि जितना भी हमारा पाखंडवाद है उस पाखंडवाद से हम दूर हटे जाएं और अपने सिर्फ शिक्षा और अपने भाइयों की सलामती की दुआएं करें और इसी से आपका उद्धार होगा। अगर आप अपने गरीब भाइयों की मदद करें, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करें, अगर वो ऊपर उठ जाएंगे तो समाज अगर आपका जागृत हो जाएगा तो उसमें आपका ही स्टेटस बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको अच्छे समाज से जाना जाएगा। अगर समाज आपका दलित रहेगा, और दलित का मतलब आप जानते हैं कि दलित का वर्ड ही आपको दिखाता है कि आप कितने कमज़ोर हो, कितने दयनीय हो। तो ये दयनीय भाषा और ये हो सकता, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके और अगर भगवान
स्वरूप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मान करके अगर समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी करते रहोगे, 5% भी अगर करोगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम इस भारतवर्ष की सत्ता के बादशाह बन सकते हैं। बादशाह का मतलब प्रधानमंत्री, मेरा मतलब उसी पॉलिटिक्स से है कि जब उनसे कर सकते हैं और अब अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास रोज़गार नहीं होता, हमारे भाइयों के पास काम नहीं होता, हमारे भाइयों के पास एजुकेशन भी नहीं होती है। उससे क्या है कि एक तो व्यापार में पिछड़ जाते हैं, वो व्यापार में जितने पिछड़ेंगे और उतना ही उनका डाउनफॉल होगा। अगर एजुकेशन लेनी है तो वो एजुकेशन लो, किताब पढ़ने से भी एजुकेशन नहीं होती। आप जाके स्कूल में किताब पढ़ के आ गए, नौकरी कर ली, नौकरी करके अपने परिवार को पाल लिया और बड़े हो गए, उससे आपका उद्धार नहीं होने वाला। उद्धार सच्ची एजुकेशन वो है कि आप खड़े हो जाओ, जहाँ भी खड़े हो जाओ। वो बाबा साहब और किसी बहुत से हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो पढ़ता है वो शेर का, वो शेरनी का दूध है, वो जहाँ भी खड़ा हो जाए वहाँ धाड़ेगा। अगर धाड़ेगा कैसे? अरे पढ़ने के बाद तो पीएचडी कर लो, बीटेक कर लो, लेकिन बीटेक पीएचडी करने के बाद फिर तुम किसी नौकरी की लाइन में खड़े हो तो तुम्हारा पढ़ना क्या हुआ? मैं नहीं समझता वो पढ़ना होता है। पढ़ना वो होता है कि हाँ, जब तुम्हारा क्वालिफिकेशन है तो आप उसको क्वालिफिकेशन को अपने समाज के बीच में इस्तेमाल करो, अपने के हिसाब से इस्तेमाल करो और कमाओ। चाहे एजुकेशन से कमाओ, चाहे मेहनत से कमाओ, चाहे आप किसी तरह से भी नौकरी मिले तो नौकरी करो। नई नौकरी मिलती है तो लोग, अब हमारे बीच में 10% आदमी है जो नौकरी करते हैं, बाकी आदमी तो सब अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जीते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ा करके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पल पे खड़े होना चाहिए। हमें नौकरी नहीं लेनी है, हमें नौकरी देनी है। देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो, तो नौकरी मांगने वाले मत बनो। अपने इतना सक्षम करो अपने आप को कि तुम 4 आदमी को नौकरी दे सको, तुम अपने हुक्मरान बन सको। तुम्हें हुक्मरान बनने की ज़रूरत है। अब हुक्मरान कैसे बनोगे, ये विचार करने का विषय है। ये आपका डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने मेंबरों से, अपने भाइयों से, अपने पढ़े लिखे लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई किस तरह से हम हुक्मरान बन सकते हैं। हुक्मरान बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है कि बीए और एमए और बीटेक और सीटेक पर बैठ के ही तुम सारा काम कर सकते हो। मैं कहता हूँ अनपढ़, अगर टैलेंट है, अनपढ़ भी आपका हुक्मरान बन सकता है काम के बेसिस पे। काम अगर अच्छा है तो आप बन सकते हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप दलित भाई जितने भी जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, वो हुक्मरान बनने की बात करें और एजुकेशन लें। एजुकेशन वो लेनी चाहिए जिसकी से आप आगे चल के आप नौकरी देने वाले बनो, किसी की गुलामी नहीं करो। अगर अच्छी नौकरी मिलती है तो करो, अच्छा है। हम लोग बार बार देखते हैं कि भाई पढ़ लिख गया बंदा कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरी क्यों तुम मांगने जा रहे हो और देने वाला तुम्हें दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमारे साथ छल कर रहा है या कपट कर रहा है, तो नौकरी तो नहीं मिलनी। कितनों को नौकरी मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, तुम्हारे परेशानी होती चली जाएगी, तुम दलित होते चले जाओगे, तुम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सबसे आपसे विनती है और आग्रह करता हूँ कि समाज की इस सिचुएशन को, इस हालात को समझो और जो भी हो सकता है समाज के प्रति अपना उदार रवैया अपनाओ। गरीबों की सहायता करो जो कर सकता है और गरीबों को ऊपर उठाने का प्रयास करो। जो समाज ऊपर उठेगा तो आपका भी स्टेटस ऊपर उठेगा, आपको भी लोग अच्छे समाज के रूप में जाने जाओगे। अगर आप नहीं करोगे तो जितने जैसे समाज जाएगा
वैसे वैसे आप का भी पतन होता चला जाएगा। आज उनका जो गरीबों का पतन हो रहा है, कल आपके बच्चों की भी बारी है। ये भी आप ध्यान में रखना। ये मत सोचना कि मैंने मकान बना लिया, मैंने घर बना लिया, मेरे बच्चे पढ़ गए। लेकिन तुम्हारे बच्चे पढ़ गए तो उनको नौकरी तो है नहीं, क्या करोगे? और नौकरी के तुम्हें पता ही नहीं, बिजनेस में तुम चाहते नहीं, बिजनेस तुम कर नहीं सकते। तो जब बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी तुम्हारे है नहीं, तो तुम जो बना हुआ है उसको कब तक खाओगे, कब तक रखोगे अपने पास? और जिस आदमी के पास थोड़ी फाइनेंशियल पावर होती है तो उसका स्टेटस, उसका हौसला वैसे ही बढ़ जाता है। तो तुम्हें हौसलेदार बनना है, तुम्हें हुक्मरान बनना है, तुम्हें इस देश को संभालने का काम करना है, तो आपने कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ना समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी, मैं बात करना चाहूँगा कि जो है साथ में पिछले मुगलों के टाइम के ज़माने की बात करूँगा, पिछले इतिहास की बात करूँगा, जहाँ पे दलित समाज को काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। और आज भी मैं बात करूँ कि दूर देश गांव के अंदर काफ़ी कुचला मैला जो पीछे गांव है उसके अंदर आज भी जो है कुछ दलित समाज रह रहे हैं, जहाँ पे जो अपनी बेटियों को या बेटों को शिक्षा देना अच्छा नहीं समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय? सर, एक तो ऐसा है ना कि हमारे कुछ, अब अगर हम हालात के ऊपर अगर फोकस करें तो, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास कुछ इस तरह का रहा है कि जो माइंड का टॉर्चर जो रहा है, तो वो आज तक हम उसी गुलामी में, उसी दशा में कुछ आदमी मजबूर हैं, वो जीना चाह रहे हैं। वो ये कहते, वो सोचते हैं कि अगर मैं एजुकेशन दे के अपने बच्चों को पढ़ा भी लूँगा तो नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो जब नौकरी मिलनी नहीं है तो पढ़ा के फ़ायदा ही क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि अगर पढ़ा भी लिया और पढ़ाने के बाद में भी अगर उसे रोड पे भुट्टा बेचना पड़ा, चाय बेचनी पड़ी, तो ये पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है? पढ़ने के बाद तो वो भुट्टा भी नहीं बेचेगा और चाय भी नहीं बेचेगा, हाँ, और केले की दुकान भी नहीं लगाएगा। तो बात वहीं तक, जैसी सोच है, जैसा दिमाग है, जिस तरह से सोच रहे हैं वो अपने लेवल पे वो ठीक सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं देता। अब हमारा जो इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए वो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है समझदारी, कि वो पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लेने के बाद में अपना स्टेटस ऊंचा करके ना आज काम से रह रहे हैं, वो किस वजह से रह रहे हैं? उनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो उन लोगों का भी है जो कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, जिनको स्कूल नहीं मिल रहे हैं, जिनके ऊपर किसी की छत छाया नहीं है, तो उन लोगों के जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन लोगों के भी कुछ ना कुछ इस तरह से है। क्योंकि नहीं वो गांव से निकल के शहर आ जाते, और तुम गांव से निकल के शहर आ गए तो तुम तो अफसर बन गए। लेकिन वो लोग गांव से निकल के शहर कैसे आएंगे? क्या करेंगे? यहाँ लेबरगिरी करेंगे, कितनी करेंगे? कितने काम हैं? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर बढ़ रही है। अभी आप देखो, इन्होंने सीसीटीवी निकाल दिए, सीसीटीवी से हमारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। तो देखो, सीसीटीवी निकाल दिए इन्होंने, इतने तरह के। अब घरों में जो पहले काम हुआ करते थे, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि वो घरों के काम भी जो है ना कम होते चले जा रहे हैं, कि जिसमें लेबर को काम करने की ज़रूरत नहीं, एक बार काम कर दिया मकान बन जाते थे। पहले दिवाली होती थी तो हर घर में काम निकलता था कि सफ़ेदी हो गई, लोगों का काम मिलता था, गरीबों को कुछ ना कुछ मिलता था। आज तो नहीं है। आज धोबियों को देख लो कि धोबियों को के सारे वो बंद कर दिए उन्होंने, धोबी के सब वाशिंग मशीन आ गई, सारा उसमें तो आ गया। तो वाशिंग मशीन आने से जो धोबियों का थोड़ा बहुत काम चलता था वो ख़त्म हो गया। अब आप ये देखो, जिसने घड़ी वालों को देख लो, आप टेलर मास्टरों को देख लो, आप सभी में उपकरण कहीं ना कहीं जुड़ गए। हमारे समाज के लोगों पे कहीं ना कहीं हर जगह से अटैक हो रहा है। जहाँ बिजनेस है, जहाँ जूते के काम होते थे, आज देखो फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, तो जो छोटे छोटे जूते वाले बनते थे वो कहाँ जाएंगे? कुल्हड़ बनते थे तो प्लास्टिक के कप हो गए, बनते थे तो प्लास्टिक के कप हो गए, है ना। लोग बाहर खड़े हो गए, नहीं है
पानी पिलाने की एक ठेल लगाते थे, आज वो बोतलें आ गई, बोतलें चल गई, बोतलें चली, रेडीमेड बोतलें चल गई। और कितना गिनाऊं, जितना भी गिनाओगे वो सारा तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो तुम्हारी, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ तुम ही हो जो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। मैं फैक्ट्रियों में भी कई बार विजिट करता हूँ, मेरा काम इस तरह का है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो फैक्ट्रियों में मुझे विजिट करना पड़ता है। मेरा मन रोता है कि जब फैक्ट्रियों में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे तुम घुस नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो लोग वहाँ रह करके 24 घंटे काम कर रहे हैं। सूरज की रोशनी तो क्या, वो इतनी हवा भी नहीं ले पाते, और वहाँ उनको काम करना पड़ रहा है। वहाँ इतनी हालत ऐसी हो गई है कि देख के नहीं, चेहरा पहचान नहीं सकते। मतलब इस तरह की बुरा हाल है। लेबरगिरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है उन्होंने। बोला करना है तो करो, नहीं निकलना तो करो। कोई सिस्टम नहीं रहा। सिस्टम इसलिए नहीं रहा, कोई आदमी 5,000 का काम कर रहा है तो दूसरा आ गया 4,000 में करना है। कोई उसकी मजबूरी है कि मैं 4,000 में कर दूंगा। बोला वो 4,000 में आ गया तो तीसरा आ गया, नहीं 3,000 में ही खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं तुम्हें डाउन कर रहा है, सिर्फ इस वजह से, तुम्हारी गरीबी की वजह से। तुम गरीब हो इसलिए तुम्हें मजबूर हो, तुम्हें 3,000 रुपये में भी काम करने के लिए। तो इसलिए शिक्षा की वजह से, शिक्षा नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है उसकी वजह से, और काम नहीं है उसकी वजह से। आज हमारा इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, एमटेक इंजीनियर आज 12 क्लास के मालिक के यहाँ पे नौकरी करता है। 12 क्लास पढ़े लिखे आदमी के पास में नौकरी करता है। शर्म की बात तो है, इस भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है। लेकिन इसको सुनेगा कौन, जानेगा कौन? हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो जाके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं तो आप उनकी दशा देखिए। और फैक्ट्री मालिक कौन है? फैक्ट्री मालिक वो है जो हाई स्कूल में 10 बार फेल हो गया। क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है इन लोगों ने। व्यवस्था ऐसी बनाई है कि बाप दादे की प्रॉपर्टी को मालिक बना दिया, अवरुति आ गया। अभी किसी के पास 10 लाख रुपया किराया आ रहा है, वो क्यों नौकरी करेगा? वो 10 आदमियों को नौकर बना के अपने घर में रखेगा? वो धरती पे बोझ है, धरती के ऊपर हमारे भारतवर्ष में भी बोझ है, बोझ ही बना रहेगा, बोझ है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था कैसे टूटेगी ये देखना है, ये करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप करिए तो आगे बढ़ने के रास्ता मिलेंगे, आपको बढ़ने का भी मिलेगा, आपके लोग याद करेंगे। और जब तक समाज के लिए अगर तुम कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं करोगे, तो ये मत सोचना कि जिस मकान में आप रह रहे हो एसी लगा करके, क्या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी उस मकान में एसी में रह पाएंगी? मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि वो रह पाएंगी। इसलिए मेरा कुछ थोड़ा कहा हुआ ये अच्छा ज़्यादा समझना, और मैं चाहता हूँ कि आप किसी न किसी तरह से समाज में अपना अच्छा व्यवहार दे करके और गरीबों की मदद करके और एकजुट करके उनको ये सब चीज़ों से बताया जाए। बाबा साहब के जो संविधान है उसको पढ़ाया जाए। बाबा साहब हमारे महापुरुषों के संविधान है, हमारे महापुरुषों के विचार हैं, उनको जनता को बताया जाए, हमारे भाइयों को बताया जाए और उनको समझाया जाए। और ये जितना हो सके इस पाखंडवाद से दूर रहा जाए। जितना आप पाखंडवाद से दूर रहोगे, मैं समझता हूँ आप जीवन में संस्था करोगे। साइंस ही आपका है, जो साइंस अगर करोगे तो आपको उन्नति मिलेगी, आपको साथ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, आप काम कर पाएंगे। अगर साइंस को नहीं छोड़ दिया, हम बाबा साहब के बाद जो है ना, सबसे ज़्यादा जो अपने पूजनीय हैं वो बुद्ध भगवान है। बुद्ध भगवान ने भी साइंस को ही माना है। उन्होंने कहा साइंस है, ये जो प्रकृति है यही तुम्हारा सब कुछ है। इस प्रकृति को समझो तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इस ज्ञान को समझोगे, अगर पेड़ लगाओगे, बीज बोओगे, पेड़ लगेगा, फल लगेंगे, आप खाओगे, आपकी भूख मिटेगी, आपको ताकत मिलेगी। ये प्रकृति जो है वो दिखाती है, वो चाहती है। अगर प्रकृति को जिस दिन समझ लोगे उस दिन आपको ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, कुछ बातें दिल और मन से, तन से कही गई बातें हैं, और बातों में बता दूं खास तौर पे विशेष रूप से कि एक शिक्षा
बाबा साहब का भी कहना था और हमारे राजकुमार जी का भी कहना यही है, अगर शिक्षा को आपने हथियार बना लिया तो जितने हथियार हैं वो अपने आप कर जाएंगे। और जहाँ तक की बात करूँ, मेहनत काम धंधा कोई सा भी हो, उसमें आदमी का एक लगन चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी कहीं सरकारी नौकरी करके ऊपर आता है, उसको लगन भी चाहिए और रोजी धंधा भी जो है आपने बराबर करना है, पढ़ाई लिखाई भी बराबर करना है, शिक्षा से भी आपको आगे रहना है। तो इसी प्रकार की खबरें हम आपके साथ चलाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। ये 15 अगस्त और जो भी त्यौहार है, उस त्यौहार पे मेरी तरफ से सभी भाइयों को शुभकामनाएं। और मेरा जो भी है, आप लोग अच्छी खुशी से मनाएं और पर अपने समाज की तरफ ज़रूर सोचें।